हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आऊं जिनसे फंसे हुए लोगों को, जो कि मैट्रिमोनियल विवाद में फंसे हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत मिले। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट रखने वाला हूं जिससे मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ भी हो जाता है, आप लोगों की कंप्लेंट रहती है, कमेंट्स में आप बोलते हैं सर मेरी वाइफ ने तो 6 साल के बाद मुकदमा दर्ज किया, मेरी वाइफ को गए हुए तो 4 साल हो गए थे उसने अब मुकदमा दर्ज किया, मेरी वाइफ को गए हुए तो 7 साल हो गए थे अब उसने मुकदमा दर्ज किया। और एक केस मेरे पास खुद पे फिजिकल केस ऐसा है जिसमें शादी के 26 साल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अब दोस्तों आप सोचिए कि इस तरह से कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है जो कि कभी भी दर्ज करा देती है वाइफ, मतलब अपने मायके रह रही है उसके कुछ समय के बाद दर्ज कराती है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको रिलीफ मिल सकता है। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले में पति और उसके सारे घर वालों को पूरी तरह से राहत दी, ये कहते हुए कि जो एफआईआर है वो लेट दर्ज कराई गई है। तो दोस्तों ये क्या मामला है और इसको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक देखा गया अलग अलग कोर्ट के द्वारा और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और हां, यहां आपको यह जरूर बता दूं कि जो ग्राउंड मैं आपको बताऊंगा वो ग्राउंड आप में से अधिकतर लोगों के साथ होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं और आप भी जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मोटिवेशन भी लगातार बनी रहे कि हम निरंतर आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों मामला ऐसा था कि 2007 में दोनों की शादी हुई थी दिल्ली में, इसके बाद दोनों मुंबई में साथ में रहने लगे। वो दोनों मुंबई में ही वर्किंग थे। 2005 से दोनों लोग अलग रहने लगे थे। इसके बाद हस्बैंड ने मुंबई में डाइवोर्स डाला था अपनी ओर से। अब पत्नी को अलग रहते हुए काफी समय हो गया था, लगभग 3.5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद जब उसने डाइवोर्स डाल दिया उसके कुछ समय के बाद उसने एफआईआर दर्ज करा दी। पति, सास, ननद और देवर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई और साथ ही उसने अपना स्त्रीधन भी क्लेम किया। स्त्रीधन आर्टिकल्स की जो लिस्ट होती है वो भी उसमें लगाई। अब दोस्तों अक्टूबर 2014 में इस मामले में 498A और 406 में एक एफआईआर दर्ज हो गई। अब दोस्तों 16/6/2015 को जो हस्बैंड था वो उसका स्त्रीधन लेकर के आईओ के पास आया, साथ ही 5,98,000 का वो पे ऑर्डर भी लेकर के आया, लेकिन पत्नी ने इसको लेने से मना कर दिया कि ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। मई 2016 में इस मामले में पति और उसकी मां के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई। ननद और देवर के खिलाफ इसलिए पेश नहीं हुई क्योंकि वो लोग दोनों सिंगापुर में रहते थे, उसके बाद वो हांगकांग में रहने लगे थे, तो ये देखते हुए उनका नाम चार्जशीट में नहीं डाला गया। चार्जशीट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कंप्लेनेंट ने यानी कि पत्नी ने अभी तक भी बचे हुए स्त्रीधन की कोई भी लिस्ट सबमिट नहीं की है। अब दोस्तों जो पति था वो क्वेश्चनिंग के लिए गया इसमें हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में उन्होंने बताया कि जो एफआईआर है 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद दर्ज की गई है सेपरेशन के। और जो पत्नी के वकील साहब थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये स्त्रीधन मांगती थी, ये लोग रोज स्त्रीधन नहीं देते थे, इस वजह से हर रोज ही नए कॉज ऑफ एक्शन का जन्म होता था जिसकी वजह से ये एफआईआर स्टैंड करती है और लिमिटेशन के बेस पर क्वैश नहीं हो सकती। और दोस्तों जो स्त्रीधन वाला इल्जाम था वो केवल मम्मी पर था, यानी पति पर नहीं था, केवल सास पर था। तो ऐसे में जो 406 था वो पति पर से हट गया, केवल उनकी माताजी पर रह गया। और दोस्तों हाईकोर्ट ने माना चूंकि एफआईआर 3 साल के बाद दर्ज कराई गई है तो ये टाइम बार्ड है और ऐसे केस में हाईकोर्ट ने 498A दोनों पर से क्वैश कर, मम्मी पर से भी और पति पर से भी। तो दोस्तों आप लोगों के भी बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है जहां पर बहुत बहुत समय के बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर आपके मामले में एफआईआर इतने लंबे समय के बाद दर्ज हुई है तो इसके बेस पर आप इसको क्वेश्चन का आधार बना सकते हैं और क्वेश्चन में इस बेस पर भी जा सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। तो फाइनली ये हुआ कि पति और उसकी मम्मी पर से 498A हट गया और जो 406 था वो पति पर से हट गया, केवल मम्मी पर रह गया, यानी फाइनली मम्मी के ऊपर केवल 406 रह गया। अब वो लोग इसके खिलाफ गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में और माताजी ने अपनी तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन डाली, दूसरी तरफ से जो पत्नी थी उसने भी अपनी तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन डाली। दोनों ही स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी को एक साथ सुना गया। अब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों को देखने के बाद यह कहा कि हाईकोर्ट ने जो 498A को क्वैश किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। टाइम बार्ड के आधार पर, लिमिटेशन के आधार पर क्वैश किया था, वो बिल्कुल ठीक किया। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि यदि 3 साल के बाद कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है सेपरेशन के 3 साल के बाद तो वो क्वैश होने योग्य होती है। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि वो देरी क्यों हुई, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपना जस्टिफिकेशन भी देगी तो आपको भी अपनी तरफ से कन्विंस करना होगा। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज देखी कि पूरी एफआईआर में कहीं भी पत्नी ने ऐसा नहीं लिखा है कि उसने स्त्रीधन उनसे मांगा था और उन्होंने देने से मना कर दिया था, तो ऐसे में 406 का सवाल नहीं उठता। और जो माताजी थी उनका नाम भी 406 में से क्वैश कर दिया गया, यानी माताजी के ऊपर से भी 406 हटा दी गई।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कहीं से भी किसी भी पार्टी की इंटेंशन स्त्री धन को रखने की बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। यह पूरे तरह से प्रेशर बनाने के लिए पत्नी ने किया है और यह एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो यह सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी एफआईआर को ही क्वैश कर दिया, यानी माताजी और हस्बैंड जिनके ऊपर भी जो भी एलिगेशन थे वो सारे क्वैश हो गए, वो लोग फ्री हो। तो दोस्तों इस प्रकार के निर्णय आपके बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि तथ्य आपके मामलों में भी बहुत हद तक सेम होते हैं। तो आप इन्हीं को ग्राउंड बना के आगे जा सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।